Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our new chapter, that is our excretory product and their elimination. Before starting the chapter, I would like to say a big sorry to all of you, क्योंकि मैंने इससे जो पहला चैप्टर है जो कि है हमारा मतलब इससे जो पहली वीडियो है जो कि है हमारी लोकोमोशन एंड मूवमेंट की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, लेकिन वो इसके बाद वाला चैप्टर है। वो गलती से अपलोड हो गया, मतलब मैंने वो जस्ट मेरे माइंड से स्किप हो गया और उसका सीक्वेंस, और वो अपलोड मैंने वीडियो पहले कर दी। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैंने 2-3 बार ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स भी काउंट कराए हैं। उसमें मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का कोई भी जिक्र नहीं किया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मेरे जस्ट माइंड से स्किप हो गया था। जब हम ये चैप्टर की वीडियो अपलोड करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की, तब तक लोकोमोशन और मूवमेंट की आ चुकी होगी। चैप्टर 20 आपको पहले मिल जाएगा, चैप्टर 19 आपको बाद में मिलेगा, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी कि ये दोनों वीडियोस मैं एक ही दिन पे अपलोड करूँ, ताकि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका सीक्वेंस मिस ना हो। सो आई एम रियली सॉरी फॉर माई स्टूपिडिटी। यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या एलिमिनेशन होता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या एक्यूमुलेट करते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया एक्यूमुलेट करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फोस्फेट, सल्फर, ये सब एक्यूमुलेट करते हैं या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या फिर अलग मीन से जिसमें हम एक्सेस ऑफ इंजेक्शन कर लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, ऐसे सब्सटेंस को या तो हमें पूरा रिमूव करना पड़ता है या फिर पार्शली रिमूव करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के मैकेनिज़्म का, एलिमिनेशन का क्या मैकेनिज़्म होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक 3 मेन जो मेजर फॉर्म्स होती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की, वो होती हैं दैट इज़ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इनके बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें से अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होता है एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और इस अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए हमें बहुत अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर एज अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, मैनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं इन नेचर में। अमोनिया जो होता है वो सॉल्युबल होता है, तो वो कई बार एक्सक्रीटेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से भी। अब डिफ्यूजन कैसे करेगा, बॉडी सरफेस से, और बहुत बार अगर गिल्स के सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा है जो कि हमें फिशेस में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या रिलीज़ करेगा, अमोनियम आयंस रिलीज़ करेगा। किडनी का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता है अमोनिया के रिमूवल के लिए। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इसीलिए कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी हो जाती है, क्योंकि ये एक तो पहली बात है लेस नाइट्रोजिनस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। दूसरी बात, ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी करते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्योंकि इनके एलिमिनेशन करने के लिए, यूरिया और यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करने के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अगर हम बात करें मैमल्स की, कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की, जो ऐसे एम्फीबियंस जो लैंड पे रहते हैं, मैरीन फिशेस की, वो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं जिन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। जो अमोनिया होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय मेटाबॉलिज्म से होता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यूरिया कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, एनिमल्स के लीवर में। इसके बाद वो ब्लड में जाके रिलीज्ड होगा, जहाँ से वो फिल्टर होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ किडनी से, किडनी की हेल्प से एक्सक्रीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सम अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो किडनी में ही रिटेन रहता है। उससे क्या होता है, एनिमल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी को।
अगर यूरिया अगर एनिमल की बॉडी में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स जो होते हैं और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट की फॉर्म में या फिर पेस्ट की फॉर्म में, जिसकी वजह से मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है और उसे हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें तीनों क्लियर हो गए, अमोनोटेलिज्म कौन से होते हैं, यूरियोटैलिक कौन से होते हैं और यूरिकोटैलिक कौन से होते हैं। यहाँ पे इनके एग्जांपल्स भी गिवन है। अब अगर हम एनिमल किंगडम का सर्वे करते हैं, अगर पूरा एनिमल किंगडम का सर्वे किया होगा तो उसमें हमें अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिले होंगे एनिमल्स के। इनवर्टिब्रेट्स पे हमें स्ट्रक्चर सिंपल देखने को मिले होंगे और वर्टिब्रेट्स में हमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स देखने को मिले होंगे लाइक किडनी। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें पता मेंशन यहाँ पे हुए हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, जो कि कहाँ यूज्ड होता है, फ्लैटी एल्मेंथिसिस में, जिसका एग्जांपल है प्लेनिनेरिया। रोटीफर्स की अगर बात करें, रोटीफर्स की बात करें, एनालिट्स की बात करें और सिफेलोकॉर्डेट की बात करें, सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल क्या है, दैट इज़ एम्फिऑक्सिस। ये सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल है जो कि क्या करता है, प्रोटोनेफ्रीडिया को, इसमें भी प्रोटोनेफ्रीडिया कंसर्न्ड होता है किसके लिए, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेशन के लिए, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, जब आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन होता है तो उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। हमने नेफ्रीडिया के बारे में भी पढ़ा है, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि हमने अर्थवर्म और अदर एनिलिट्स में पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हमने ये नेफ्रीडिया जो है ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है और दूसरी बात आयनिक और फ्लूइड बैलेंस करता है, मतलब ऑस्मोलैरिटी करता है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में भी पढ़ा है, कहाँ पे, ये इंसेक्ट्स में पढ़ा है। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसका होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, दैट इज़ अ इंसेक्ट्स का होता है, जिसमें कॉकरोचेस भी आते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ये भी रिमूवल करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। इसके बाद हमने एंटिनल ग्लैंड्स पढ़े हैं और ग्रीन ग्लैंड्स भी पढ़े हैं जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। ये भी एक्सक्रीटरी का फंक्शन करते हैं। कौन कौन से, एंटिनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स। एंटिनल ग्लैंड्स को ही ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। कहाँ पे, इन क्रस्टेशियंस में, जिसका एग्जांपल है प्रॉन। ये कहाँ पे होता है, दैट इज़ इन ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में हमने एंटिनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में भी देखा है, जिसका एक्सक्रीटरी फंक्शन, इनका भी एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। और ये एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, दैट दे आर फाउंड इन क्रस्टेशियन, एग्जांपल है लाइक प्रोन्स। तो यहाँ पे हमारे पूरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। आगे हम फर्दर मूव करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। यहाँ पे हम आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इन ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है एक, और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर। इसके अलावा किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड की होती है, और कहाँ पे सिचुएटेड होती है, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, क्लोज टू द डॉर्सर इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो हमारी किडनी होती है ये किसके किसके बीच में होती है, लास्ट थोरासिक और थर्ड लंबर के बीच में होती है, जो कि कहाँ पे होती है, डॉर्सल साइड पे, इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी जो होती है वो कितना, उसका मेजरमेंट होता है, दैट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ में होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस में होती है, जिसका एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम होता है। टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, एक इनर कनकेव सरफेस जो होता है किडनी का, उसके सेंटर की तरफ एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं, जहाँ से यूरेटर, थ्रू विच यूरेटर और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स जो होती हैं वो एंटर करती हैं। इनर टू अ हाइलम,
हाइलम के अंदर एक ब्रॉड शेप फनल स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्शन होती है, और अगर रीनल पेल्विस में प्रोजेक्शन है तो उसे हम कैल्सिस कहते हैं। आउटर लेयर जो किडनी की होती है वो टफ कैप्सूल की होती है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, दो जोन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जोन जो होता है वो उसे कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला होता है उसे कहते हैं इनर मेडुला। दो जोन्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो मेडुला होता है इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। ये जो मेडुला होता है ये बहुत फ्यू कॉनिकल मासेस में डिवाइड होता है, जिसे हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, जो कि क्या प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिक्स। इसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। दैट इज़ अ इंफीरियर वेना कावा, ये जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज़ अ एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज़ अ रीनल आर्टरी, दिस इज़ अ रीनल वेन, दिस इज़ अ किडनी, दीज आर यूरेटर्स, दीज आर यूरिनरी ब्लैडर एंड दीज आर यूरेथ्रा। जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, मेडुला हमारा अंदर साइड पे होता है, एंड दीज आर पेल्विस। इसके बाद ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। ये जो कॉर्टेक्स होती है दैट इज़ एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी रेस। जब कॉर्टेक्स हमारी मेडुलरी रेस के बीच में एक्सटेंड कर जाती है तो उसे हम रीनल कॉलम कहते हैं या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर जो होती है वो हमारी मेडुला होती है। दीज आर जो है ये दैट इज़ मेडुलरी पिरामिड्स। ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच का जो स्पेस, ये जो कॉन्केव, इसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। दिस इज़ अ रीनल कैप्सूल, ये जो टफ लाइक कवरिंग है दैट इज़ अ कैप्सूल। दिस इज़ अ कैल्सिस, दिस इज़ अ रीनल आर्टरी, दिस इज़ अ रीनल वेन, और ये हमारा जो है यहाँ से जो निकल रहा है दिस इज़ अ यूरेटर। ईच किडनी हैज़ नियरली, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ये जो ईच नेफ्रॉन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का बना होता है। किसका बना होता है, बहुत सारी कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं बाय एन एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का होता है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं रीनल आर्टरी की। ये जो होता है ब्लड होता है वो फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल। अगर ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर दूर की तरफ जा रहा है, कैरिड अवे दूर जा रहा है, तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, दैट इज़ इफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से जाएगा। और अगर ब्लड अंदर आ रहा है तो वो किसकी वजह से आएगा, दैट इज़ एफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से आएगा। ये जो रीनल ट्यूब्यूल होता है ये बिगिन विद होता है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोवंस कैप्सूल भी कहते हैं, जो एनक्लोजेस करता है ग्लोमेरुलस को। और अगर ग्लोमेरुलस के साथ बोवन कैप्सूल की बात करें तो इसको हम पूरे को ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोवंस कैप्सूल हम इसे माल्फिजियन बॉडी कहते हैं या फिर रीनल कॉर्पल्स कहते हैं। ये जो ट्यूब्यूल होता है दैट इज़ कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। जब ये ट्यूब्यूल कंटिन्यू होता है और एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाता है तो उसे हम पीसीटी कहते हैं, दैट इज़ अ प्रॉक्सिमल कॉन्ग्युलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ प्रॉक्सिमल कॉन्ग्युलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है ब्लड को दूर ले जाना, एफरेंट का काम होता है पास लेके आना। दैट दिस इज़ अ ग्लोमेरुलस, दैट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज़ अ बोवंस कैप्सूल। इन दोनों को अगर साथ में मिला दें दैट इज़ अ ग्लोमेरुलस और बोवंस कैप्सूल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे की बात करें, अगर इसमें हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ अ पीसीटी। पीसीटी के बाद देन इट्स अ डीसीटी एंड डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये जो वासा रेक्टा होता है
ये हेनले लूप के साथ साथ होता है। दैट इज़ अ हेनले लूप में दो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ डिसेंडिंग लिम्फ एंड द असेंडिंग लिम्फ। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमने पीसीटी के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ हेयर पिन शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम हेनले लूप कहते हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट होता है टिब्यूल का। पीसीटी के बाद क्या आता है, दैट इज़ अ हेनले लूप विच हैज़ अ डिसेंडिंग, जिसके पास दो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। द असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो कंटिन्यू एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसे हम डीसीटी कहते हैं। ये जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है, असेंडिंग वाला, वो कंटिन्यू होता रहता है और दूसरे हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन के पास जाता है, जिसे हम डीसीटी कहते हैं। ये जो डीसीटी होता है मैनी नेफ्रॉन्स का, वो सब ओपन हो जाता है एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। मैनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू अ रीनल पेल्विस। ये जो बहुत सारे होते हैं, कहाँ ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट, दैट दे आर ओपन इन रीनल पेल्विस थ्रू, किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड इन द कैल्सिस। किससे थ्रू होते हैं, मेडुलरी पिरामिड से, और कहाँ पर, इन द कैल्सिस पे। ये जो हमारा मालफिजियन कॉर्पल्स है, को मालफिजियन कॉर्पल्स क्या है, दैट इज़ अ बोवंस कैप्सूल एंड अ ग्लोमेरुलस। और पीसीटी और डीसीटी है, ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज जो लूप ऑफ हेनले होता है, दैट इज डिप इनटू द मेडुला। और ये जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये कहाँ डिप होता है, मेडुला के अंदर। ठीक है, तो जैसे अगर ये हमारी किडनी है, किडनी के दो पार्ट बताए थे, आउटर वाला होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है मेडुला। तो जो हमें हेनले ऑफ लूप मिलेगा वो मेडुला के अंदर मिलेगा, और जो हमें मार्फिजन कॉर्पल्स हैं, पीसीटी हैं, डीसीटी है, ये सब के सब कॉर्टेक्स रीजन पे ही मिल जाएंगे, मतलब किडनी के आउटर मोस्ट लेयर पे ही होंगे। इसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और जो कि बहुत कम मेडुला में प्रेजेंट होता है। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, बहुत सारे ऐसे भी नेफ्रॉन होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा प्रेजेंट होता है, और जो कि रन डीप होता है, बहुत डीप तक मेडुला में प्रेजेंट होता है। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये जो हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये इमर्जेस करता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये एमर्जिंग करता है ग्लोमेरुलस को और फॉर्म करता है एक फाइन कैपिलरी ऑफ नेटवर्क, किसके अराउंड, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। एक मिनट वेसल्स भी नेटवर्क की प्रेजेंट होती है, जो हेनले लूप में पैरेलली चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, और फॉर्म क्या करती है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम वैसा रेक्टा कहते हैं। अगर हेयर पिन स्ट्रक्चर की बात की जाए, दैट इज़ अ लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, या फिर अगर यू शेप स्ट्रक्चर की बात की जाए जो कि पैरेलली हेनले लूप में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं वैसा रेक्टा। ये जो वासा रेक्टा होता है ये एब्सेंट होता है और हाईली रिड्यूस, या तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा कहाँ पर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। ये डायग्राम में गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, दिस इज़ अ इफरेंट आर्ट्रियोल, ये बोवंस कैप्सूल, एंड दिस इज़ अ पीसीटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ अबाउट अ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अब हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया, जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं ओवर इन अ मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आर यूरिन फॉर्मेशन। अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। पहला जो प्रोसेस होता है हमारा पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, दैट इज आर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज अ सिक्रीशन।
जो कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में देखने को मिलेंगे। अगर हम पहले स्टेप की बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कराते हैं ब्लड का, दैट इज़ कैरिड आउट बाय अ ग्लोमेरुलस से ही कैरिड आउट होता है, इसीलिए उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एन एवरेज कितना ब्लड होता है, दैट इज़ 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होता है बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है, दैट इज़ अबाउट 1100 to 1200 ml, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, 1/5 ऑफ द ब्लड जो कि पम्प्ड आउट होता है बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है, ये ब्लड प्रेशर, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होती है वो फिल्ट्रेशन करेगी ब्लड का 3 लेयर्स की हेल्प से। पहली लेयर होती है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरी लेयर इज एपिथीलियम ऑफ बोवन्स कैप्सूल, थर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं बोवन्स कैप्सूल्स की, इसको हम पोडोसाइट्स भी कहते हैं, और ये इस तरीके से अरेंज होती है कि इसमें ये सब मिनट स्पेसेस लीव कर देती है, जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहते हैं। तो जो ब्लड होता है वो फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होगा वो इतने अच्छे से सो फाइनली तरीके से होता है इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, प्लाज्मा को मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा के, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, दूसरा था हमारा प्रोटीन, ये सब पढ़ा था हमने, वाटर 90 to 95 प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन। तो सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के सारे के सारे बोवन्स कैप्सूल की लूमेन तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ प्रोटीन नहीं जाता है। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसमें प्रोटीन नहीं जाता है। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, एक कितने अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड होता है किडनी की हेल्प से इन अ 1 मिनट, दैट इज़ उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, दैट इज़ अ GFR। एक GFR हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट होता है, दैट मीन्स 180 लीटर पर डे। 125 ml एक मिनट का दिया है और 180 लीटर पूरे दिन का दिया है। द किडनी हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो किडनी के पास बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है ताकि वो रेगुलेट कर सके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ऑन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज़ कैरिड आउट बाय, और ये ऐसा मैकेनिज्म कौन कैरिड आउट करता है, दैट इज़ अ जगह क्या होता है, दैट इज़ अ जक्सा ग्लैमुलर एपरेटस। जो जक्सा ग्लैमुलर एपरेटस होता है वो एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, दैट इज़ फॉर्म बाय अ सेलुलर मॉडिफिकेशन, जो कि किससे बना होता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना होता है। कहाँ पर, इन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है एट द लोकेशन फॉर देयर कॉन्टैक्ट, और एफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट होता है फॉर देयर कॉन्टैक्ट के लिए। अगर GFR का फॉल हो जाता है, दैट इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का फॉल हो जाता है, तो वो एक्टिवेट कर देगा JG सेल्स को, दैट इज़ जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स को, ताकि वो रेनिन रिलीज़ कर सके, जो कि स्टिमुलेट कर देगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, देयर बाय GFR जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद एक कंपैरिजन किया गया था वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट कितना फॉर्म्ड हुआ था पर डे, दैट इज 180 लीटर। विद दैट यूरिन रिलीज्ड, यूरिन किससे उसमें कितना रिलीज होगा, दैट इज 1.5 लीटर। सजेस्ट दैट दैन नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, जो 99% फिल्ट्रेट का है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की हेल्प से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब्ड। इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं।
ये जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन के, वो परफॉर्म करती हैं आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये जो होंगे रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिव प्रोसेस से होंगे, वेयर एज जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो किससे होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट से होंगे। ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वाटर का, वो भी पैसिवली ही अकर होता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, अगर हम वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की बात करें। तो अगर जब हम ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब ये यूरिन फॉर्मेशन फॉर्म्ड हो रहा होता है, जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं वो सिक्रीटेड करती हैं सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम क्या होता है, इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए, मेंटेनेंस हो सके किसकी, आयनिक एंड एसिड बेस की बैलेंस की इन अ बॉडी फ्लूइड। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो पहला होता है हमारा पीसीटी। अगर हम पीसीटी की बात करें, दैट इज़ अ प्रॉक्सिमल कॉन्ग्युलेटेड ट्यूब्यूल दैट इज़ लाइन बाय अ सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, जिसका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ा देना रीअब्जॉर्प्शन के लिए। जितने भी हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर हैं, वो सब पीसीटी के थ्रू ही एब्जॉर्ब्ड होते हैं। पीसीटी का काम होता है मेंटेन करना, क्या, पीएच और आयनिक बैलेंस को ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें क्या करता है ये सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका कराता है, हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया का फिल्ट्रेट में, एंड एब्जॉर्प्शन कराता है बाय कार्बोनेट का फ्रॉम इट से। ठीक है, तो पीसीटी का काम क्या है, इसमें पहली क्या होती है, लाइनिंग होती है सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, सरफेस एरिया बढ़ा देता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। सबसे ज़्यादा 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो पीसीटी की हेल्प से ही रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं। ये पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड्स के। कैसे मेंटेन करता है, जिसमें सेलेक्टिव सिक्रीशन करा देता है हाइड्रोजन का और अमोनिया का, किसमें, फिल्ट्रेट में, और एब्जॉर्प्शन किसका करा देता है, बाय कार्बोनेट का। नेक्स्ट इज आर हेनलेज ऑफ लूप। हेनले ऑफ लूप क्या होता है, दैट इज अ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। इसमें रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम देखने को मिलता है कहाँ पर, असेंडिंग लिम्फ की तरफ। ये जो रीजन होता है प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो हेनलेज ऑफ लूप होता है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेंटेन हो सके फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी, कहाँ पर, कौन से फ्लूइड की, दैट इज़ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। ये जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये किसके लिए परमिएबल होता है, पानी के परमिएबल होता है, मतलब पानी को पास कर देता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को पास नहीं करता है, वेयर एज असेंडिंग वाला अपोजिट हो जाता है इसके। और यहाँ पे असेंडिंग जो लिम्फ है वो पानी को पास नहीं करता है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट को पास कर देता है एक्टिवली या फिर पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, अगर फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो कि प्रेजेंट होते हैं इन अ मेडुलरी फ्लूइड। अगर हम डीसीटी की बात करें तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है सोडियम और वाटर की। ये जो डीसीटी होता है इज़ कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। डीसीटी में सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होता है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। पीसीटी में हमने हाइड्रोजन एंड किसका पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड अमोनियम का पढ़ा था, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का पढ़ा है। और ये भी मेंटेन करते हैं पीएच को, अमोनिया भी होता है यहाँ पर, और मेंटेन करते हैं पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। दिस इज अ लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लिम्फ होता है, डिसेंडिंग वाटर, ये हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे कॉर्टेक्स में। पीसीटी, डीसीटी, दिस इज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है,
पीसीटी में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात करें, दैट इज दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये किडनी के कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करती है और इनर पार्ट ऑफ मेडुला में जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। कलेक्टिंग डक्ट से हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं ताकि हम प्रोड्यूस कर सके कंसनट्रेटेड यूरिन को। दिस सेगमेंट अलाउ अ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। ये क्या अलाउ करती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया अलाउ करती है इनटू अ मेडुलरी इंटरस्टिशियम ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। इट आल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन। किसका सेलेक्टिव सिक्रीशन? हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस का। ठीक है, डीसीटी में हमने सेलेक्टिव सिक्रीशन पढ़ा था हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का। पीसीटी में हमने सेलेक्टिव सिक्रीशन पढ़ा था हाइड्रोजन और अमोनिया का। कलेक्टिंग डक्ट में हमने पढ़ा है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम मैकेनिज्म की बात करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो मैमल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके कंसंट्रेटेड यूरिन को। तो जो हेलेज ऑफ लूप होता है एंड वैसा रेक्टा होता है वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि यूरिन कंसंट्रेशन में ये जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का बिटवीन द टू लिम्स ऑफ हेले ऑफ लूप, मतलब जो असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और क्या फॉर्म करता है? दैट इज़ अ काउंटर करेंट। द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फ्लो होता है इन थ्रू दीज टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा में जो दो लिम्स होते हैं उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी क्या करता है? ऑल्सो फॉलो अ काउंटर करेंट पैटर्न। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेलेज, ये जो प्रॉक्सिमिटी होती है हेले लूप और वासा रेक्टा के बीच में, एज वेल एज जो काउंटर करेंट होता है वो हेल्प करता है मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम दैट इज अबाउट फ्रॉम 300 टू 300 कॉर्टेक्स में होता है और 1200 ऑस्मोलैरिटी कहाँ देखने को मिलती है? इनर मेडुला में। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय, ये जो ग्रेडियंट होता है ये कैसे कॉज होता है? बाय द हेल्प ऑफ NaCl एंड यूरिया। NaCl जो होता है जब वो ट्रांसपोर्ट होगा असेंडिंग लिप ऑफ हेलेज ऑफ लूप में, मतलब हेलेज ऑफ लूप के असेंडिंग लिप में क्या होगा? NaCl होगा, तो वह एक्सचेंज हो जाएगा विद द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा के साथ, और फिर इसके बाद NaCl क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा इंटरस्टिशियम में बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा के साथ। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर यूरिया की बात करें तो वो थिन सेगमेंट में आता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेलेज ऑफ लूप में। पहले वो किस में आएगा? यूरिया असेंडिंग लिम्फ में आएगा, जिसके बाद वहाँ से वो वापस चला जाएगा इंटरस्टिशियम में बाया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये जो अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया है ये फैसिलिटेट करता है एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेलेज ऑफ लूप एंड वासा रेक्टा, जिसे हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये एफरेंट आर्टियो बोवंस कैप्सूल ये सब गिवन है। यहाँ ये कॉर्टेक्स में 300 होता है, यहाँ मेडुला में 1200 होता है। ठीक है, इसके बाद प्रीसेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प करेगा ताकि वाटर का पैसेज जो है वो इजी हो जाए कलेक्टिंग डक्ट से, देयरफॉर कंसंट्रेट कर देगा फिल्ट्रेट को, मतलब यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन एन इनिशियल फिल्ट्रेट परफॉर्म्ड। तो जितना भी इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ है ह्यूमन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो 4 times कंसंट्रेट कर सके अपना यूरिन। ठीक है, अब हम किडनी फंक्शन के रेगुलेशन की बात करेंगे। तो द फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हाइपोथैलेमस आता है, जगह आता है दैट इज अ जक्सा ग्लोमुलर एपरेटस आता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक, और हार्ट भी आता है।
तो अगर हम ऑस्मो रिसेप्टर्स की बात करें जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर एक्टिवेटेड बाय अ चेंज इन बॉडी वॉल्यूम। तो जैसा बॉडी वॉल्यूम का चेंज होता है वैसे वो ऑस्मो रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बॉडी और या तो बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंज हो या फिर आयनिक की कंसंट्रेशन में चेंज हो। अगर तीनों में से किसी में भी चेंज होगा तो जो ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है फ्लूइड का बॉडी से तो वह एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर को, जो कि स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को कि वो रिलीज़ कर सके एडीएच हार्मोन को, दैट इज़ अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को स्टिमुलेट कर सके, जो कि एक तरीके का मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसी एंटी डायरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये एडीएच का काम क्या होगा, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा लेटरल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल से और प्रिवेंट कर देगा डायूरेसिस को। एन इंक्रीज इन अ बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी का फ्लूइड बढ़ जाता है तो वो स्विच ऑफ कर देगा ऑस्मो रिसेप्टर को, फिर ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे और एडीएच के जो रिलीज़ है उसको सप्रेस कर देंगे टू कंप्लीट द फीडबैक, ताकि ये जो पूरा है वो कंप्लीट हो सके। एडीएच जो है वो किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन अ ब्लड वेसल्स, मतलब इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है ताकि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सके। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जीएफ जो ग्लोबुलर ब्लड फ्लो है और जो हमारा जीएफआर है ये भी बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर से। अगर हम जगह की बात करें, दैट इज़ अ जक्सा ग्लोमुलर एपरेटस की बात करें, तो ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल शो करता है। अगर फॉल हो जाता है ग्लोमुलर ब्लड फ्लो में या ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर में या जीएफआर में, तो ये जगह सेल्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो रेनिन रिलीज़ कर सके, और उस रेनिन से क्या होता है, वो एंजियोटेंसिनोजेन को जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। बाद में उस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इतना ज़्यादा पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है कि वो जो ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है और फाइनली जीएफआर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर सकता है ताकि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कर सके, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ही एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट होता है। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होगा, वो रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयन का और वाटर का, कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से फिर से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और हमारा जीएफआर फिर बढ़ जाएगा। ये जो पूरा मैकेनिज़्म होता है इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। एक तरीके का हमने रेनिन और पढ़ा है जो कि मिल्क में पाया जाता है, इन्फेंट्स में पाया जाता है, ये हमने डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में पढ़ा था। दोनों रेनिन में अंतर क्या है, जो मिल्क वाला रेनिन है उसमें डबल एन होता है, यहाँ पे सिंगल एन प्रेजेंट है। एन इंक्रीज इन एन ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट, अगर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है हार्ट के आर्टरिया में तो उसकी वजह से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम ANF कहते हैं, दैट इज़ अ आर्टरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय वैसो डायलेशन, डायलेशन ऑफ अ ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ये जो ANF का मैकेनिज़्म होता है ये एक्ट करता है एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहले हमने इसके बारे में पढ़ा, जो भी हमारा ये ADH गिवन था, दैट इज़ अ एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। देन हमने जगह के बारे में पढ़ा, दैट इज़ अ जक्सा ग्लोमुलर एपरेटस के बारे में पढ़ा, जो कि रेनिन रिलीज़ करता है जगह सेल्स को। फिर वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर वो 1 एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा
जो कि हार्ट से रिलेटेड पढ़ा। जब हमारा ब्लड फ्लो आर्टरिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एक फैक्टर रिलीज़ कर देता है, दैट इज़ अ आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि वैसोडाइलेशन कॉज करता है और ब्लड प्रेशर को फाइनली डिक्रीज कर देता है। आगे हम मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिक्चुरेशन क्या होता है? यूरिन दैट इज फॉर्म्ड बाय अ नेफ्रॉन्स, जो यूरिन नेफ्रॉन बनाते हैं, इज अल्टीमेटली कैरिड आउट इनटू अ यूरिनरी ब्लैडर। वो फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वहाँ जाके स्टोर हो जाता है टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन टू द सेंट्रल सिस्टम। जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब सीएनएस से वॉलेंट्री सिग्नल हमें मिल नहीं जाता है, तब तक वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहते हैं। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग द यूरिनरी ब्लैडर। ये सिग्नल कब इनिशिएट होता है? जब यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग होने लगती है और वो उसके अंदर फुल फिल्ड हो जाता है यूरिन। इन रिस्पॉन्स जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी की वॉल पे, ये ब्लैडर की जो वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को। इसके बाद जो सीएनएस है वो मोटर मैसेज पास करेगा ताकि इनिशिएट हो सके कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ पर? स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्लैडर में। और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन हो सके किसका? यूरिथ्रल स्पिंचटर का, जिसकी वजह से रिलीज होने लगेगा यूरिन का। तो मिक्चुरेशन में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल्स का और रिलैक्सेशन होगा यूरिथ्रल स्पिंचटर का। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तब रिलीज होगा यूरिन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल ऑफ अ ब्लैडर एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्पिंचटर। ये जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ यूरिन, ये रिलीज ऑफ यूरिन के प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं, जो कि एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और ये जो इसे न्यूरल मैकेनिज्म कॉज करता है मिक्चुरेशन को, उसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट कितना कर सकता है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन करता है पर डे। यूरिन फॉर्म जो होता है वो लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 6। और करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर भी प्रेजेंट होता है उसमें। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यहाँ तक कि 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट आउट होता है पर डे। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। जो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जो यूरिन के करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन, जब हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं तो वो हमें हेल्प कर सकता है क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकता है। एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का भी अगर हमें पता करना है तो भी हम यूरिन के एनालिसिस से पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो तो कीटोनूरिया कहेंगे, जो कि किसका इंडिकेटिव होता है? दैट इज़ अ डायबिटीज़ मेलिटस। अब हम अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में और कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं अदर देन किडनी? किडनी के अलावा भी ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ अ लंग्स, लीवर्स एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन अ एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। लंग क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एक्सक्रीट करता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना? 200 ml पर मिनट, जो कि सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि एक्सक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। बहुत सारे सब्सटेंसेस किससे पास हो जाते हैं? डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ साथ पास हो जाते हैं। अगर हम स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की बात करें, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वो भी एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन से। स्वेट जो होता है दैट इज़ प्रोड्यूसेस बाय अ स्वेट ग्लैंड इज़ अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग अ
तो जो स्वेट होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्वेट ग्लैंड की से प्रोड्यूस होता है, जो कि एक तरीके का स्वेट जो है वो वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. तो जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का वो यही करता है कि वो जो बॉडी सरफेस है उसको कूल करने के काम आता है. इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव. और बहुत सारे जो वेस्टेज हैं उनको भी हेल्प करता है रिमूव करने में. सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टिरॉल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू सीबम. तो सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है, वो स्टिरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस जैसे सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं. किसकी हेल्प से, सीबम की हेल्प से. ये जो सिक्रीशन होता है ये प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द स्किन. ये जो सेबेशियस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है ये एक स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. दैट दिस इज आवर लास्ट टॉपिक. That is a malfunctioning of a kidney can leads to a accumulation of urea in a blood. अगर किडनी का माल फंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिया का एक्यूमुलेशन होने लगेगा कहाँ पे, ब्लड में. इस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं, जब हमें ब्लड के अंदर यूरिया मिलने लगे, जो कि हार्मफुल है. और उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी किडनी फेलियर्स हो सकते हैं. इन सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स को हमें यूरिया कैसे रिमूव करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ हीमोडायलिसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस जो ब्लड है वो कहाँ ड्रेन्ड करना पड़ता है, दैट इज़ ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी एंड इज़ पम्प्ड इनटू अ डायलिसिस यूनिट, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं. ब्लड जो है वो ड्रेन्ड होगा फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी एंड इज़ पम्प्ड इनटू अ डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग अ एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन. तो ब्लड को जो है वो ड्रेन करना पड़ेगा एक कन्वीनियंट आर्टरी में, जिसे हम डायलिसिस यूनिट में, और उसमें हमें एंटीकोगुलेंट भी ऐड करना पड़ेगा हिपेरिन, ताकि जो ब्लड है वो कोगुलेट ना हो. द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है. किसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ सेलोफोन ट्यूब. हैविंग द सेम कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो इसका कंपोजिशन डायलिसिस फ्लूइड का वही होता है जैसा प्लाज्मा का होता है, सिवाय नाइट्रोजिनस वेस्ट के. ये जो पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन्स होती हैं ट्यूब्स की, वो अलाउ करती हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं. एज नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर एब्सेंट इन द डायलिसिस फ्लूइड. अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं है तो ये जो सब्सटेंस है वो फ्रीली ईजिली मूव आउट हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, ब्लड को क्लियर कर देते हैं. ये जो क्लियर्ड ब्लड है इज पम्प बैक. इसके बाद ये जो ब्लड है ये दोबारा से वापस भेज दिया जाता है बॉडी को थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग अ एंटी हिपेरिन टू इट. और इसके बाद ये जो क्लियर्ड ब्लड, मतलब ये जो ब्लड हमारा साफ़ सुथरा फ्रेश ब्लड हो गया है, जो क्लियर ब्लड हो गया है, इसको वापस से बॉडी में पंप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वेन. पर लेकिन अब की बार इसमें क्या ऐड करेंगे, एंटी हिपेरिन टू इट. दिस मेथड इज़ बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो मेथड है ये बहुत सारे थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट के लिए काम किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, इज़ अ अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. जब किडनी का फेलियर हो जाता है उस टाइम पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक अल्टीमेट मेथड है ताकि हम क्योर कर सके इस एक्यूट रीनल फेलियर को या फिर किडनी फेलियर को. किडनी का ही दूसरा नाम रीनल है. अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर. तो हमें एक फंक्शनिंग किडनी लेनी पड़ेगी, किससे, डोनर से, जिसका हम ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, जो कि एक कहाँ से, हमें क्लोज रिलेटिव से ही मिलेगी, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें कौन से चांसेस को, रिजेक्शन के चांस को.
बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो होस्ट की बॉडी होती है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिजेक्ट भी कर देता है। तो इसीलिए हमें अपने क्लोज रिलेटिव से ही किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराना होगा, ताकि जो हमारी बॉडी है वो उसका जो चांस ऑफ रिजेक्शन है, चांसेस हैं जो रिजेक्शन के, वो कम हो सके। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव बीन इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। इसमें बहुत सारे मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स भी हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फॉर सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के लिए। एक होता है रीनल कैलकुली, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। इसमें क्या होता है, जो स्टोन होता है या इनसॉल्युबल मास जो होता है क्रिस्टलाइन सॉल्ट का या ऑक्सलेट का, वो फॉर्म्ड हो जाता है विद इन अ किडनी में फॉर्म्ड हो जाता है, उसी को हम किडनी स्टोन कहते हैं। दूसरा होता है ग्लोमुलर नेफ्राइटिस। क्या होता है, दैट इज़ अ ग्लोमुलर नेफ्राइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है ग्लोमुलराई ऑफ किडनी की, मतलब जो किडनी में ग्लोमुलराई प्रेजेंट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। तो ये सारे हो गए हमारे किडनी के डिसऑर्डर। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ख़त्म होता है। इसके बाद अब 2 चैप्टर्स रहते हैं, दैट इज़ अ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर्स रहते हैं, फिर इसके बाद हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो एंड thank you very much of all of you. Here I am ending my lecture. Thank you everyone.